गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2021 के करेंट अफेयर्स और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं यह सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंस्टेंट नूडल्स की जनक कही जाने वाली नूनक नूरैनी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो देखिए, नूनक नूरैनी का निधन हो गया है 59 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 59 वर्ष की उम्र में नूनक नूरैनी का निधन हो गया है। ये हैं नूनक नूरैनी, जिन्हें क्या माना जाता है? इंस्टेंट नूडल का जनक। इन्होंने 30 वर्ष तक पंथ के पसंदीदा इंडोनेशियाई ब्रांड में एक स्वाद विकास प्रबंधक के रूप में काम किया है। चलिए इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, इंस्टेंट नूडल्स की जनक कही जाने वाली नूनक नूरैनी का हाल ही में 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया के इंस्टेंट नूडल्स की शुरुआत की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंस्टेंट नूडल्स की शुरुआत किसने की थी? तो नूनक नूरैनी ने की थी। और यह कहाँ की थी? तो यह थी इंडोनेशिया की। और इन्होंने सबसे पहले शुरुआत जो है वह इंडोनेशिया में ही किया था। इसके बाद नूडल्स पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। नूरैनी ने नूडल्स की वजह से ही इडोमी कंपनी का मी गुरेंग ब्रांड मशहूर हुआ। किसकी वजह से हुआ? तो नूनन नूरैनी की वजह से ही इडोम कंपनी का मी मुरेग ब्रांड जो है वह बहुत ही मशहूर हो गया। इंस्टेंट नूडल्स को पहली बार 1988 में नाइजीरिया में निर्यात किया गया था। सबसे पहले कहाँ निर्यात किया गया था? तो 1988 में नाइजीरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस बीमारी को काबू में लाने के लिए दिल्ली एम्स ने पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेद की दवा तैयार की है? तो देखिए, डायबिटीज़ को काबू में लाने के लिए दिल्ली एम्स ने पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेदिक की दवा को तैयार किया है। उन्होंने दोनों के दवाओं को मिक्स करके एक नया मेडिसिन तैयार किया है। किसको काबू में करने के लिए? तो डायबिटीज़ को। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह कहते हैं। मधुमेह क्या है? तो मधुमेह जो है वह रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिस वजह से लोगों को क्या हो जाता है? डायबिटीज, या आप कह सकते हैं मधुमेह। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, एम्स ने डायबिटीज़ को काबू में लाने के लिए क्या किया है कि एलोपैथिक की दवा और आयुर्वेदिक की दवा दोनों को मिला करके एक नया दवा बनाया है। अब देखिए, आयुर्वेदिक की कौन सी दवा? तो BGR-34, यह है आयुर्वेदिक की दवा। और एलोपैथिक की ग्लिवेनक्लामीड, ये है एलोपैथिक दवा। इन दोनों दवाओं को मिक्स करके एक नया दवा बनाया है, जिससे डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। और स्टडी करने पर यह पता चला है कि यह दवा जो है वह रक्त कोशिकाओं में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी जमने नहीं देगी और मोटापे को कम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी ने अभी इस्तीफा दिया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से। किससे दिया है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से इस्तीफा दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये हैं सुनील कुमार अवस्थी। ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने इस्तीफा किस दिन दिया? तो देखिए, इन्होंने इस्तीफा दिया है 2 जनवरी 2021 में। संविधान के अनुच्छेद 217 खंड 1 के प्रावधान ए के अनुसार इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब यहाँ देखिए, न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 15 अक्टूबर 1985 को सिविल जज क्लास 2 के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे
और उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में विभिन्न स्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के सुपर डिबोरा MK2 श्रेणी के किस अटैक क्राफ्ट हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो देखिए किसे सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो सेवा मुक्त किया गया है FAC पोत T81 को। किसे किया गया है? FAC पोत T81 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। और इसे कब सेवा मुक्त किया गया? तो देखिए इसे सेवा मुक्त किया गया है 28 जनवरी 2021 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड के द्वारा। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडर रियर एडमिरल V श्रीनिवास। कौन थे? तो V श्रीनिवास जो थे वह मुख्य अतिथि थे। FAC पोत T81 ने कितने सालों तक देश की सेवा की है? तो इसने 20 सालों तक देश की सेवा की है। यह भी आप ध्यान रखें कि 20 सालों तक यह भारतीय नौसेना में था। यहाँ यह भी जान ले कि FAC पोत 81 को किसकी सहायता से बनाया गया था? तो देखिए इसे बनाया गया था इज़राइल की सहायता से। इज़राइल देश की सहायता से इसे बनाया गया था और इसका वजन कितना था? तो 60 टन था। 60 टन था इसका वजन और 25 मीटर इसकी लंबाई थी। कितनी थी? 25 मीटर इसकी लंबाई थी। और इसे कहाँ बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। कहाँ बनाया गया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इसे बनाया गया था। और इसे शामिल किया गया था गोवा के तत्कालीन गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब द्वारा। कब शामिल किया गया था? 5 जून 1999 में इसे शामिल किया गया था। चलिए इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए भारतीय नौसेना के सुपर डिबोरा MK2 श्रेणी के फास्ट अटैक क्राफ्ट INFAC T81 को हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस अटैक क्राफ्ट ने 20 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्र की सेवा की। इसे मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवा मुक्त कर दिया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मैंने आपको बताया है मुख्य अतिथि थे V श्रीनिवास, जो क्या हैं? वह नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने आज इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो देखिए यह मंजूरी दी गई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CCI, ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत आज इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। चलिए इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए हाल ही में भारतीय स्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत आज इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। आज इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उर्वरकों, विशेष रूप से फॉस्फेट उर्वरक और विशेष पादप पोषक तत्वों के उत्पादन, व्यापार और बिक्री का कारोबार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महिला क्रिकेटर शबनीम इस्माइल T20 इंटरनेशनल करियर में कितने विकेट लेने वाली विश्व की 5वीं महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो देखिए यह है 100 विकेट लेने वाली 5वीं महिला क्रिकेटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यह है साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर। यह बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ की गेंदबाज। चलिए इनसे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यह कब शामिल हुई थी दक्षिण अफ्रीकाई क्रिकेट टीम में?
तो यह शामिल हुई थी 2007 में। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम की शबनीम इस्माइल T20 इंटरनेशनल करियर में 100 विकेट लेने वाली विश्व की 5वीं महिला क्रिकेटर बन गई है। आपको ध्यान रखना होगा, विश्व की 5वीं महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? बन गई हैं शबनीम इस्माइल। और इन्होंने कितना विकेट लिया है? तो T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 100 विकेट लिया है। 100 विकेट लेने के मामले में वेस्टइंडीज़ की अनीसा मोहम्मद 120 विकेट के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि भारत की पूनम यादव T20 में सबसे अधिक 95 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद की पूर्व सदस्य काजा कलास हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? तो देखिए, काजा कलास जो हैं वह पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं एस्टोनिया की। कहाँ की बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। तो चलिए अब हम एस्टोनिया के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। एस्टोनिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं वह भी जान लेते हैं। तो देखिए, उत्तर में फिनलैंड खाड़ी है, पश्चिम में बाल्टिक सागर है, दक्षिण में लातविया है और पूर्व में इसके रूस है। एस्टोनिया के राष्ट्रपति हैं टोमास हेनरिक इल्वेस। कौन है? टोमास हेनरिक इल्वेस, यह हैं एस्टोनिया के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। यूरोपीय संसद की पूर्व सदस्य काजा कलास हाल ही में एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। वर्ष 1991 में एस्टोनिया को स्वतंत्रता मिली, जब से पहली बार इस बाल्टिक राष्ट्र का नेतृत्व पहली महिला प्रधानमंत्री करेंगी। काजा कलास ने कब शपथ ली यह भी जान लीजिए। तो काजा कलास ने शपथ ली है 26 जनवरी 2021 को। यह किस पार्टी से हैं? तो यह हैं रिफॉर्म पार्टी से। किस पार्टी से हैं? रिफॉर्म पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो देखिए, भारत और फ्रांस ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम फ्रांस के बारे में जान ले। तो यहाँ देखिए, फ्रांस का मैप दिया हुआ है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन। कौन है फ्रांस के राष्ट्रपति? इमानुएल मैक्रोन, यह हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। और फ्रांस के पीएम कौन है? तो देखिए, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। एडवर्ड फिलिप है फ्रांस के प्रधानमंत्री। फ्रांस की भाषा है फ्रांसीसी। अब यहाँ देखिए, भारत और फ्रांस ने हाल ही में सतत विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की है। इस पहल के तहत दोनों देश पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों से जुड़े सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए, भारत की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा। इस दौरान चीन की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2020 में 9.6% की दर से घटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है?
तो देखिए मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है अजीत विनायक गुप्ते को। किसको नियुक्त किया गया है? अजीत विनायक गुप्ते। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये हैं अजीत विनायक गुप्ते। अजीत गुप्ते ने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा कब से शुरू की थी? तो 1991 से शुरू की थी। उन्होंने चीन की मैड्रीन भाषा, किस भाषा, यह भी आपको ध्यान रखना है, उन्होंने चीन की मैड्रीन भाषा की पढ़ाई की और वह चीन के मामलों के जानकार हैं। 1995-98 के बीच वह चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। कब से कब तक? तो 1995 से 1998 के बीच में वह चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। 2004 से लेकर के 2008 तक यह बतौर राजनयिक तैनात रहे। कहाँ? बांग्लादेश में। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, विदेश मंत्रालय ने IFS अधिकारी अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा 1991 से शुरू की थी। उन्होंने चीन की मैड्रीन भाषा की पढ़ाई की और वह चीन के मामलों के जानकार हैं। वे 1995 से 1998 के बीच चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा गुप्ते बांग्लादेश में 2004-2008 तक बतौर राजनयिक तैनात रह चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजीत विनायक गुप्ते को हाल ही में किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अजीत विनायक गुप्ते को किस देश के लिए? मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए हम मिस्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। तो यहाँ देखिए, मिस्र की राजधानी है काहिरा। क्या है? काहिरा मिस्र की राजधानी है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद हसन तंताबी। चलिए मैं यहाँ पे उनका नाम भी लिख देती हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। मिस्र के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद हसन तंतावी, ये है मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए, मिस्र के प्रधानमंत्री हैं कमाल गंजोरी। कौन है? कमाल गंजोरी, यह है मिस्र के प्रधानमंत्री। मिस्र में बोले जाने वाली भाषा है अरबी। अरबी भाषा मिस्र में बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, अजीत विनायक गुप्ते जो हैं वह इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा कब से दे रहे हैं? तो 1991 से दे रहे हैं। उन्होंने 1991 में इसे ज्वाइन किया था। उन्होंने चीन की मैड्रीन भाषा की पढ़ाई की, साथ ही वे बांग्लादेश में 2004 और 2008 तक बतौर राजनयिक रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2021 को 45वां कौन सा 45वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। तो यहाँ देखिए, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 18 अगस्त 1978 में। और क्यों की गई थी? तो भारतीय समुद्री सुरक्षा के लिए। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? तो देखिए, महानिदेशक हैं अनुराग गोपालन थपलियाल। कौन है? अनुराग गोपालन थपलियाल जो हैं वह महानिदेशक हैं भारतीय तटरक्षक बल के। अब यहाँ देखिए, भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1978 में केवल 7 जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ एक साधारण शुरुआत से आज ICG
अपनी सूची में 156 जहाज़ों और 62 विमानों के साथ एक अजेय सेना बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो देखिए, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत जो है वह किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। पुणे की 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नज़दीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, यह चुना गया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को हाल ही में सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने बीसीबी के प्रमुख नजमुल हसन पापून की जगह ली है। बीसीसीआई के मुताबिक 32 वर्षीय जय शाह एसीसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक हैं। जय शाह कितने वर्ष के हैं? तो यह 32 वर्ष के हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने स्थान लिया है नजमुल हसन पापून का। नजमुल हसन पापून जो हैं वह किस देश से हैं, यह भी जान लें आप लोग। तो यह हैं बांग्लादेश के। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। और इन्हीं का स्थान किसने लिया है? जय शाह ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मार्केलो रेबेलो डिसूजा हाल ही में आम चुनाव में जीत के बाद किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो देखिए, मार्केलो रेबेलो डिसूजा जो हैं वह हाल ही में पुर्तगाल के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यह भी आप ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और राष्ट्रपति हैं मार्केलो रेबेलो डिसूजा। पुर्तगाल के पीएम कौन हैं? तो देखिए, पुर्तगाल के पीएम हैं एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा। यह हैं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। मार्केलो रेबेलो डिसूजा जो हैं वह दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं। उन्हें 61.5% मत मिल चुके हैं, जबकि चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट की ज़रूरत होती है। पुर्तगाल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वह भी देख लीजिए। पुर्तगाल में राष्ट्र प्रमुख के पास जो है वह विधायी शक्तियाँ नहीं होती है। कौन सी शक्तियाँ नहीं होती हैं? तो विधायी शक्तियाँ नहीं होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देश को चलाने में उनकी प्रभावशाली भूमिका होती है। विधायी शक्तियाँ किसके पास होती है? तो विधायी शक्तियाँ जो हैं वह संसद एवं सरकार के पास होती हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेशनल वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम में हरियाणा के हिसार की अंजू ने गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए, हरियाणा की हिसार की अंजू ने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा में हो रहे नेशनल वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में हरियाणा के हिसार की अंजू ने गोल्ड मेडल जीता है। वह पहली बार सीनियर लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को हराकर 62 किलोग्राम कैटेगरी में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है सोनम मलिक ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, सोनम मलिक ने जीता है। ये हैं सोनम मलिक। यहाँ देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हरियाणा की 18 वर्षीय सोनम मलिक ने
हाल ही में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम कैटेगरी में 2016 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को 7-5 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने वर्ष 2020 में एशियन चैंपियनशिप और एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में भी साक्षी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया है? तो देखिए वह देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है वह चौथा देश बन गया है। किसके लिए? तो इच्छा मृत्यु को वैध करने के लिए। पुर्तगाल के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूजा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। यहाँ इमेज में आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, यूथनेसिया। यूथनेसिया शब्द का अर्थ होता है इच्छा मृत्यु। अब देखिए ईयू शब्द का अर्थ होता है इच्छा या अच्छी, और थैनोतोस का अर्थ होता है मृत्यु। क्या होता है? थैनोतोस शब्द का अर्थ होता है मृत्यु यानी इच्छा मृत्यु। तो यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ देखिए पुर्तगाल की संसद ने हाल ही में यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास कर दिया है, जिस बिल के पक्ष में 136 और विरोध में 78 वोट डाले गए हैं। अब यह बिल देश के राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिसके बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इसके साथ ही पुर्तगाल इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा देश होगा। कौन सा देश? तो चौथा देश होगा और विश्व का 7वां देश होगा। पुर्तगाल से पहले वह 3 देश कौन कौन से हैं? तो नीदरलैंड हो गया। नीदरलैंड ने कब दिया था इसे मंजूरी? तो 2002 में नीदरलैंड ने दिया था। सितंबर 2002 में बेल्जियम ने इसे मान्यता दी थी। और तीसरा हो गया 1937 में स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एडम ब्रिज के बारे में सही कथन चुनें। पहला है यह 48 किलोमीटर लंबा पुल है। दूसरा, पुल भारत और मालदीव के बीच सैंडस्टोन से बना है। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा है हमारा 1 और 2 दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल करेक्ट है। यह जो है एडम ब्रिज वह 48 किलोमीटर लंबा पुल है, और यह किसके बीच है? तो यह है भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर लंबा पुल है। राम सेतु क्यों कहा जाता है? तो देखिए इससे याद आता है हमें रामायण में भगवान राम ने क्या किया था? श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए एक पुल बनाया था, जिसे आज किस नाम से जानते हैं? एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं, और उसी को कहा जाता है राम सेतु। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार वानर सेना ने राम को पार करने के लिए लंका तक पहुंचने में मदद करने के लिए समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया था, ऐसा बताया जाता है। यह एडम ब्रिज किससे बना हुआ है? तो कोरल या आप कह सकते हैं प्यूमिस पत्थर से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड यानी ग्रीन बॉन्ड कब जारी किया गया था? तो देखिए यह जारी किया था 2009 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में जानें। तो यहाँ देखिए पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड 2009 में जारी किया गया था। तो ग्रीन बॉन्ड जो है वह वित्तीय संसाधनों की मदद करने के लिए समकालीन साधन है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा किसके बारे में? बॉन्ड के बारे में, कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड जो है वह एक ऋण साधन है। क्या है? एक ऋण साधन है, जिसके अंतर्गत निवेशक से धन जनित किया जाता है यानी लिया जाता है, और निवेशक को ब्याज के रूप में एक तय रकम की प्राप्ति होती है। जितने टाइम का वो बॉन्ड बनाया जाता है उतने टाइम में क्या किया जाता है? जितना हम ऋण लेते हैं उसे वापस किया जाता है।
क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? वित्त मंत्री सीतारमण ने किया है। केंद्रीय बजट जो है वह कब पेश किया गया? तो यह बजट पेश किया गया है 1 फरवरी को। हर वर्ष 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। और यह बजट कौन पेश करता है? तो आप सब जानते ही हैं, हमारे वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो इस बार हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। उन्होंने तीसरी बार यह बजट पेश किया है। कितनी बार किया है? तो तीसरी बार। बजट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह वीडियो सिर्फ बजट से रिलेटेड ही होंगी। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया उन्होंने? केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि इस बार का जो बजट है वह पेपरलेस बजट है। इस ऐप के माध्यम से भारत के सभी संसद सदस्यों और आम जनता को बजट से संबंधित पूरी जानकारी ले सकेंगी। यह ऐप गूगल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। आप वहां से केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने भारत के SJVN को 679 मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना का निर्माण करने का ठेका दिया है? तो देखिए, यह दिया गया है नेपाल सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? नेपाल सरकार के द्वारा। SJVN क्या है? SJVN सतलुज जल विद्युत निगम है। क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम। ध्यान रखिएगा आप। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, SJVN की स्थापना की गई थी 1988 में। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, नेपाल सरकार ने हाल ही में भारत के सतलुज जल विद्युत निगम SJVN को 679 मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना का निर्माण करने का ठेका दिया है। किसका दिया है? अरुण हाइड्रो परियोजना का निर्माण करने का ठेका। प्रस्तावित हाइड्रो प्रोजेक्ट में 679 मेगावाट बिजली की अनुमानित क्षमता है। यह प्रांत 1 के भोजपुर और शंखुब सभा जिलों में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? भोजपुर और शंखुबा सभा जिला में स्थित होगा। चलिए नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। यह है नेपाल की राष्ट्रपति। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड्ग प्रसाद शर्मा ओली। कौन है? खड्ग प्रसाद शर्मा ओली। यह भी आप सबको ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए, अरुण जो है वह नेपाल में एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है? तो देखिए, किसने किया है? यह किया है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने। क्या किया है? तो 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया है। क्यों किया है भाई? क्योंकि कोविड महामारी की वजह से पूरा दुनिया जो थी वह क्या थी? परेशान। तो कोविड-19 की वजह से इस 2020 को क्या किया गया है? सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया। इस वर्ष कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन को बहुत नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 संकट ने लगभग 100 से 120 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाला है। कितने मिलियन? तो 100 से 120 मिलियन। चलिए अब हम UNWTO के बारे में जान लेते हैं। तो UNWTO का गठन कब हुआ? तो देखिए, UNWTO का गठन जो है वह 1 नवंबर 1975 में हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1975 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, इसका मुख्यालय है मद्रिद। कहाँ है? मद्रिद। और मद्रिद कहाँ है? तो स्पेन में है। ठीक है, आपको याद रहेगा ना। UNWTO का मुख्यालय मद्रिद स्पेन में है। चलिए अब यह देख लीजिए कि UNWTO के हेड कौन हैं।
तो देखिए UNWTO के हेड हैं जोराब पोलोलिकासविली। कौन है? जोराब पोलोलिकासविली, यह हैं UNWTO के हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के मुताबिक कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? तो कितने वर्ष के लोगों को ITR नहीं भरना होगा? तो देखिए 75 वर्ष के लोगों को ITR नहीं भरना होगा। भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा। भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए इस साल संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो जाएगा। कब से होगा शुरू? 29 जनवरी से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में भारत में किस स्थान पर यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? तो देखिए निर्मला सीतारमण ने लद्दाख की राजधानी लेह में, कहाँ? लद्दाख की राजधानी लेह में यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर हैं। पहले लद्दाख जो था वह जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे अलग कर दिया गया और अब लद्दाख जो है वह अलग केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में भारत में लद्दाख के लेह क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है, जिससे लद्दाख में रहने वाले सभी छात्रों को आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। इससे पहले लद्दाख क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, इसीलिए वहां अपनी विशेष यूनिवर्सिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी यह तो आपको पता चल गया, क्योंकि इससे पहले लद्दाख जो था वह जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया? इसे अलग कर दिया गया। किससे? तो जम्मू कश्मीर से, और यह एक अलग केंद्र शासित राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस लेफ्टिनेंट जनरल ने हाल ही में सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है? तो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, इन्होंने कार्यभार संभाला है किसका? सेना के उप प्रमुख का। और यह किस सेना के उप प्रमुख हैं? तो देखिए ये हैं थल सेना के, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने हाल ही में सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। उन्होंने 4 दशक के लिए करियर में कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियों की मेजबानी की है। इसके बाद उन्होंने कश्मीर और बाद में उत्तर पूर्व में नियंत्रण रेखा पर एक बटालियन की कमान भी संभाली है। अब यहाँ देखिए यह पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि चंडी प्रसाद मोहंती किसका स्थान ले रहे हैं? तो वह स्थान ले रहे हैं पूर्व सेना उप प्रमुख सतिंदर कुमार सैनी का। किसका स्थान ले रहे हैं? तो सतिंदर कुमार सैनी का स्थान वह ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में समुद्री कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? तो देखिए यह कार्य योजना जो है वह शुरू किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो देखिए पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और वर्तमान में पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। ये हैं प्रकाश जावड़ेकर, ये वर्तमान में पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में समुद्री कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। यह राष्ट्रीय कार्य योजना समुद्री मेगाफोन स्ट्रेंडिंग दिशा निर्देश और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ एक्शन प्लान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों के बीच भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो देखिए 180 देशों के बीच भारत रहा है 86वें स्थान पे। 2019 में भारत किस स्थान पे था? तो 80वें स्थान पे था। यह 6 पायदान नीचे खिसक गया है। ठीक है,
यह ध्यान रखिए। और 2020 में भारत का CPI स्कोर क्या था? तो देखिए 2020 में भारत का CPI स्कोर जो है वह 40 था। क्या था? 40 था। भारत जो है वह किसके किसके साथ? तो बुर्किन के साथ, मोरक्को के साथ, पूर्वी तिमोर के साथ, त्रिनिदाद के साथ, टबैगो और तुर्की के साथ अपना स्थान साझा करता है। क्या करता है? अपना स्थान इन सभी देशों के साथ साझा करता है। तो देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 180 देशों में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा देश है? तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे है आपका न्यूजीलैंड और डेनमार्क। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। और लास्ट पोजीशन पे कौन है? तो देखिए लास्ट पोजीशन पे आ जाता है आपका सोमालिया। कौन सा देश है? सोमालिया और दक्षिण सूडान। ये हैं लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। यहाँ हाल ही में जारी 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों के बीच भारत 86वें स्थान पर रहा है, जबकि न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले स्थान पर रहे हैं। और लास्ट पोजीशन पे कौन है? सबसे निचले स्थान पे कौन सा देश है? तो देखिए मैंने आपको भी बताया है सोमालिया और दक्षिण सूडान जो है यह सबसे लास्ट पोजीशन पे है। यह आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा? तो देखिए यह संसद सत्र जो है वह चलेगा 8 अप्रैल तक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कब तक चलेगा? 8 अप्रैल तक चलेगा। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, तो भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए इस साल संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो गया है और यह सत्र 8 अप्रैल 2021 तक चलेगा। इस बजट सत्र के 2 चरण होंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 का पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हो गया है, जो कि 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि इसका दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। तो देखिए पहला चरण जो है वह कब से शुरू हो गया है? 29 जनवरी से शुरू हो गया है। और कब तक चलेगा? तो वह चलेगा 15 फरवरी। और दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा, पूरे 1 महीना। 16 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक संसद के बजट सत्र का ब्रेक रहेगा। कब से कब तक? 16 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से बजट पेश नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? तो देखिए पहली बार यह बजट पेश किया गया है सॉफ्ट कॉपी में। किस रूप में पेश किया गया है? सॉफ्ट कॉपी में पेश किया गया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो देखिए 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है वह चुना गया है आत्मनिर्भरता को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने हाल ही में आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, जबकि 2017 का था आधार, 2018 का नारी शक्ति और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किस बैंक ने आईटी इंफ्रा के ऑडिट के लिए प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी की नियुक्ति कर दी है? तो यह किसने किया है? यह किया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किया है। चलिए हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई का गठन कब हुआ है? आरबीआई का गठन किया गया है 1 अप्रैल 1935 में। कब किया गया है आरबीआई का गठन? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आपको ध्यान रखना है आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर। चलिए अब क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा जाए। तो यहाँ देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक के ऑडिट इंफ्रा के ऑडिट के लिए प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी की नियुक्ति कर दी है।
क्योंकि हाल में बैंक का IT प्लेटफॉर्म कई बार बंद हो गया था, जिसके चलते रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल सेवाओं को लॉन्च करने पर रोक लगा दी थी, जो अभी भी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मूल की अमेरिकी को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यह नियुक्त किया गया है भव्या लाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भव्या लाल को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। भव्या जो है वह भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय मूल की अमेरिकी भव्या लाल को हाल ही में नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ द स्टाफ नियुक्त किया गया। भव्या मूल रूप से स्पेस साइंटिस्ट हैं। क्या है भव्या? स्पेस साइंटिस्ट हैं। वे बाइडेन की ट्रांजिशन टीम में भी रह चुकी हैं। वह बाइडेन की किस टीम में रह चुकी हैं? ट्रांजिशन टीम में रह चुकी हैं। साथ ही 2005 से 2020 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट STPI के डिफेंस एनालिसिस विंग में मेंबर ऑफ रिसर्चर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी बजट के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और किस अभियान का विलय करते हुए मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है? तो देखिए, इसमें विलय किया गया है पोषण अभियान को। किसको किया गया है? पोषण अभियान को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप हमें कमेंट में बताएं कि हमारे वित्त मंत्री कौन है और हमारा बजट कब पेश होता है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो हाल ही में जारी बजट के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला दिया गया है। ठीक है। सरकार ने कहा है कि सरकार सभी 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाएगी, जिसके लिए 20,105 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो देखिए, यह हस्ताक्षर हुआ है केरल राज्य में। कहाँ हुआ है? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ देखिए, केरल राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोसाइटी और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। साथ ही जिन 28 राज्यों में ऐसे स्कूल खोले जाने हैं, उनमें से केरल सहित 21 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ NEST ने ऐसे करार किए हैं। यहाँ देखिए, केरल सरकार के अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के मुख्य सचिव श्री पुनीत कुमार और NEST के आयुक्त असित गोपाल ने जनजातीय मामलों मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर नवलजीत कपूर की उपस्थिति में नई दिल्ली में इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी डेंटल कॉर्प्स ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, इन्होंने मनाया है 80वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, आर्मी डेंटल कॉर्प्स ने हाल ही में अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है। इस आर्मी डेंटल कॉर्प्स का 1941 में गठन हुआ था। कब इसका गठन किया गया? तो 1941 में किया गया था। इस अवसर पर सैनिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया और दिल्ली गैरिसन के कोविड योद्धाओं को भी पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस मंत्रालय ने प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन जमा करने की तिथि को बढ़ाकर 6 फरवरी 2021 कर दिया है? तो किसने किया है? यह किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन जमा करने की तिथि को कब तक बढ़ा दिया गया है? 6 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। यह प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रति वर्ष कब दिया जाता है? 8 मार्च को दिया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस देश की सेना ने और 1 साल के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया है? तो देखिए यह आपातकाल जो है वह घोषित किया है म्यांमार ने। कहाँ की सेना ने किया है? म्यांमार की सेना ने किया है। यहाँ देखिए ये है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपिदा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू बीन मिंट हैं। कौन है? यू बीन मिंट। ये है म्यांमार के राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, म्यांमार की सेना ने और 1 साल के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। म्यांमार की शक्तिशाली सेना ने देश की राज्य काउंसलर आंग सान सू की, देश की राज्य काउंसलर कौन है? आंग सान सू की हैं, और कई अन्य नागरिक नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। इस सरकार और सेना के बीच बढ़ते तनाव के बीच म्यांमार में नया राजनीतिक संकट आ गया है। म्यांमार में सैनिक शासन जो है वह 50 साल तक जारी रहा था। कब तक जारी रहा था? तो 50 वर्ष तक जारी रहा था। इसी वजह से म्यांमार का लोकतंत्र जो है वह अपनी जड़ें नहीं जमा पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन ड्रैगन फ्लाई के बारे में सही कथन चुने। तो देखिए पहला कथन है, यह मिशन 2034 में लॉन्च किया जाएगा। दूसरा है, यह एक प्रकार का रोटर क्राफ्ट है जो शनि ग्रह पर भेजा जा रहा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन केवल 1, दूसरा केवल बी, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए इसके बारे में जाने तो यहाँ देखिए, मिशन ड्रैगन 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ड्रैगन फ्लाई पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की तलाश में टाइटन भेजा जा रहा है। टाइटन क्या है? तो यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद है, और इस पर क्या भेजा जा रहा है? इस पर भेजा जा रहा है ये ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई क्या है? तो यह एक मानव रहित परमाणु संचालित ड्रोन है। क्या है? मानव रहित परमाणु संचालित ड्रोन है यह ड्रैगन फ्लाई, जिसे भेजा जा रहा है शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर। क्यों भेजा जा रहा है? तो जीवन की खोज करने के लिए इसे भेजा जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन के संकेतों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका में पाए जाने वाले जेरोसाइट के बारे में सही कथन चुने। यहाँ देखिए 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है, जेरोसाइट लौ हाइड्रोक्सी सल्फेट खनिजों की फैमिली से ही है, जो आमतौर पर अम्लीय सल्फेट युक्त वातावरण में पाए जाते हैं। दूसरा है, ये खनन और अयस्क प्रसंस्करण के कचरे में भी पाए जाते हैं, और इनका रासायनिक सूत्र है KF3SO4 2OH6। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, जेरोसाइट आमतौर पर अम्लीय सल्फेट युक्त वातावरण में होने वाले लौ हाइड्रोक्सी सल्फेट खनिज के एक परिवार से हैं। ये खनन और अयस्क प्रसंस्करण के कचरे में भी पाए जाते हैं। शोध के अनुसार एंड मेंबर जेरोसाइट में पोटेशियम होता है, और उनका रासायनिक सूत्र है KF3SO4 2HO6। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो देखिए यह बैंक जो है वह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र में कहाँ है? तो यह बैंक जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक ने कहा कि शिवम सहकारी बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही भविष्य में कमाई की संभावना है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में कोल्हापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह
कोरोना मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ देखिए मैप में ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार के राज्यपाल कौन हैं? तो देखिए राज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप समूह हैं? तो 572। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोविड मरीजों की संख्या शून्य होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह परिणाम कड़ी सतर्कता और निगरानी के कारण आया है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 13वें एयरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया है? तो देखिए 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। और बेंगलुरु में यह कहाँ किया गया है? तो देखिए बेंगलुरु में ये किया गया है एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में। कहाँ किया गया है? यलहंका में किया गया है। और इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया 2021 के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। देखिए वो वेबसाइट क्या है? तो वो वेबसाइट है aeroindia.gov.in। यह है वेबसाइट जिसे किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमान प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप में आयोजित किया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें। तो यहाँ देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हाल ही में 13वें एरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया। इस शो में आत्मनिर्भर परफॉर्मेंस फ्लाइट का प्रदर्शन किया गया। यह शो 5 फरवरी को खत्म होगा। पहले दिन HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एयरफोर्स का 83 तेजस जेट लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया गया। चलिए कर्नाटक के बारे में भी जान लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया? तो यह किया है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह है भारत के रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया। यह नई सुविधा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 16 LCA का फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का सालाना उत्पादन करने में मदद करेगी। देखिए हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 40 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को पहले ही मंजूरी दे दी। अब देश में कुल 123 एडवांस तेजस जेट हो जाएंगे। देश में कुल कितने होंगे? तो 123 एडवांस तेजस जेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो देखिए इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई है दिसंबर 2021 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की घोषणा की है, जबकि इससे पहले यह मानव रहित मिशन दिसंबर 2020 में ही लॉन्च की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। किसकी वजह से स्थगित कर दिया गया था? कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 4 फरवरी को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। चलिए अब हम वर्ल्ड कैंसर डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लें। तो विश्व भर में हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यह कब से मनाया जाता है? तो देखिए यह मनाया जाता है 1933 से। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसके पीछे का उद्देश्य है लोगों को इस बीमारी और इससे बचने के तरीकों को लेकर के जागरूक करना। देखिए कई लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि कैंसर जो है वह किससे फैलता है? तो छूने से फैलता है, जिसके कारण लोग कैंसर के रोगियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये धारणा पूरी तरह क्या है? गलत है। हमें इन मरीजों से भेदभाव करने की जगह उनका साथ देना चाहिए। चलिए अब आपको यह भी बता दिया जाए कि विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है। तो देखिए इसका थीम है मैं हूं और मैं रहूंगा। क्या है इसका थीम? मैं हूं और मैं रहूंगा। और यह थीम कब से है? तो देखिए यह थीम जो है वह 2019 से है और कब तक रहेगा? 2021 तक रहेगा। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए 4 फरवरी को विश्व भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करना है। देखिए विश्व कैंसर दिवस सबसे पहले साल 1993 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने घंटे में 2580 मीटर लंबी पावमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए यह विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है 24 घंटे में। कितने घंटे में बनाया गया है? 24 घंटे में बनाया गया है। चलिए अब हम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में जान लें। तो इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। और इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना जो है वह की जाती है भारतीय संसद के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? भारतीय संसद के द्वारा की जाती है। कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक ठेकेदार ने 4 लेन के राजमार्ग को 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी पावमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और यह किसने बनाया है? तो NHI के ठेकेदार पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। किसने बनाया है? पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बनाया है। इस कारनामे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, कहा? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मान्यता दी गई है। कहाँ कहाँ मान्यता दी गई है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसे मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत 18 दिनों में कितने लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 लाख। भारत 18 दिनों में 40 लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए भारत 18 दिनों में 40 लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है। इस टीकाकरण के साथ भारत में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? 1.5% हो गई है। जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 14 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के मरीजों की मौत दर्ज नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कंपनी के IPO को विनिवेश के एक भाग के रूप में लॉन्च किया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में हमें बताना है कि यह कंपनी कौन सी है। तो देखिए यह कंपनी है LIC। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी कंपनी है? LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। चलिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में जान ले। तो भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह जो है वह किसके स्वामित्व में है? तो देखिए यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है। किसके स्वामित्व में है? भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। कब हुई? 1 सितंबर 1956। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं M.R. कुमार। कौन है? M.R. कुमार इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जीवन बीमा निगम LIC का
IPO 2021-22 में लॉन्च किया जाएगा। बजट में इस गतिविधि से 1.75 लाख करोड़ राजस्व का अनुमान है। कितने का अनुमान है? 1.75 लाख करोड़ राजस्व का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से नहीं है? तो देखिए, पहला है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, दूसरा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास और चौथा है कृषि विकास। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। कृषि विकास जो है वह 6 स्तंभों पर आधारित नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये 6 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, दूसरा है भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, पांचवा है नवाचार और अनुसंधान व विकास, छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये 6 स्तंभ पे आधारित है 2021-22 के बजट प्रस्ताव। डफ एंड फेल्प्स के द्वारा जारी 2020 में इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन पहले स्थान पे रहे हैं? तो देखिए, पहले स्थान पे रहे हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अक्षय कुमार दूसरे स्थान पे हैं, तीसरे स्थान पे हैं रणवीर सिंह, ये हैं तीसरे स्थान पे। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली डफ एंड फेल्प्स में लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहे हैं। कि विराट कोहली चौथी बार पहले स्थान पे रहे हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? तो देखिए, उनकी ब्रांड वैल्यू है 237.7 मिलियन US$। दूसरे स्थान पे अक्षय कुमार हैं, इनकी ब्रांड वैल्यू है 118.9 मिलियन $। तीसरे स्थान पे हैं रणवीर सिंह और इनकी ब्रांड वैल्यू है 102.9 मिलियन $। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर की लेखिका पौलोमी पावनी शुक्ला को फोर्ब्स द्वारा जारी भारत की 30 अंडर 30 2021 लिस्ट में स्थान मिला है? तो देखिए, ये हैं लेखिका पौलोमी पावनी शुक्ला और यह कहाँ की हैं? तो लखनऊ की रहने वाली हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पालोमी को यह सम्मान जो है वह अनाथ बच्चों की शिक्षा और उत्थान में योगदान देने के लिए दिया गया है। पालोमी पेशे से क्या है? पालोमी जो है वह पेशे से वकील हैं और यह लंबे अरसे से अनाथ बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रही थीं। पालोमी ने अपने भाई के साथ मिलकर के एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है वीकेस्ट ऑन अर्थ ऑर्फन ऑफ इंडिया। बुक का क्या नाम है? वीकेस्ट ऑन अर्थ ऑर्फन ऑफ इंडिया। यह बुक जो है उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर के लिखी है। चलिए इनसे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, पालोमी जो है वह लखनऊ की रहने वाली हैं। वह लेखिका के साथ साथ वकील और एक समाज सेविका भी हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी 30 ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट जिन्होंने 30 साल से कम उम्र में अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, भारत की 30 अंडर 30 2021 लिस्ट में स्थान किसे दिया गया है? पौलोमी पावनी शुक्ला को दिया गया है। फोर्ब्स जो है वह हर साल 30 साल से कम उम्र के लोगों की एक सूची बनाता है जिसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया हो। और इस बार किसे शामिल किया गया है? पालोमी को शामिल किया गया है क्योंकि उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए, यह घोषणा जो है वह किया है अशोक डिंडा ने। किन्होंने किया है? अशोक डिंडा ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 36 वर्षीय अशोक डिंडा ने बीसीसीआई को मेल भेज करके क्रिकेट से संन्यास लिया। अशोक डिंडा ने भारत के लिए 13 एक दिवसीय और 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि डिंडा ने
किनकी कप्तानी में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने भारत के लिए 13 वनडे खेले हैं, जिसमें 12 विकेट झटके हैं। वहीं 9 T20 मैच भी खेले हैं, 17 विकेट लिए हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 116 मैच खेलते हुए 420 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज कितने वर्ष की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। देखिए, ये हैं जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज और ये बनी है 25 वर्ष की उम्र में। सबसे कम उम्र में पायलट बनने वाली पहली महिला बनी है आयशा अजीज। यह हमारे देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट हैं। चलिए इनसे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज हाल ही में 25 वर्ष की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। वे वर्ष 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी। उनकी उम्र 15 साल की थी। उन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। कहाँ से यह डिग्री उन्होंने हासिल की है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। तो देखिए, यह मिशन जो है वह लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। तो चलिए हम पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान ले। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब के राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा जाए तो यहाँ देखिए, पंजाब सरकार ने हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने की सरकार के अभियान का हिस्सा है। इस योजना से अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों के 155 गांवों के 6 लाख निवासियों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत सहित कितने देशों से विमान सेवा को निलंबित कर दिया है। तो देखिए, सऊदी अरब ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए 20 देशों से, भारत सहित 20 देशों से विमान सेवा को निलंबित कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं तो यहाँ देखिए, सऊदी अरब ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत सहित 20 देशों से विमान सेवा को निलंबित कर दिया। लेकिन इस यात्रा में राजनयिकों, सऊदी नागरिकों, डॉक्टरों और उनके परिवारों को छूट दी गई। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के अब तक 3,68,639 मामले सामने आए हैं। चलिए अब हम सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। तो सऊदी अरब जो है वह मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है। यह एक इस्लामी राजतंत्र है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। रियाद इसकी राजधानी है। इसकी राजभाषा है अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्थित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। तो देखिए, यह उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश राज्य। चौरी चौरा घटना को कितना साल हो गया? 100 साल पूरे हो गए हैं। 100 साल कब पूरे हुए हैं? तो 4 फरवरी को 100 साल पूरे हो गए हैं। चलिए हम चौरी चौरा घटना के बारे में भी जान लेते हैं। तो 4 फरवरी 1922 को गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? कुछ लोगों ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें क्या हुआ था? 23 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने डाक टिकट भी जारी की है। इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं।
अब देखिए, यह जो कार्यक्रम है यह उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चलाए जाएंगे। 75 जिलों में कब तक चलाए जाएंगे यह भी जान लीजिए। 75 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा और यह कार्यक्रम जो है वह समाप्त होगा 4 फरवरी 2022 को। कब समाप्त होगा? 4 फरवरी 2022 को इसे समाप्त किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरे 1 साल तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां एडिशन 8 फरवरी से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास यह आयोजित किया जाएगा राजस्थान में। कहाँ किया जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास से पहले फ्रांस और भारत की वायु सेनाओं द्वारा जनवरी 2021 में राजस्थान में 5 दिनों के लिए संयुक्त अभ्यास किया गया था। कितने दिनों के लिए किया गया था? 5 दिनों के लिए किया गया था। और यह किसके किसके बीच था? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। और कब किया था? तो जनवरी 2021 में। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो देखिए, यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वह 8 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी के बीच राजस्थान में हो रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित होने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता और सहयोग को बढ़ाना है। और इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व जम्मू कश्मीर राइफल्स की 11वीं बटालियन द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? जम्मू कश्मीर के 11वीं बटालियन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राज्य के किस वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की गणना की है? तो देखिए, जल पक्षियों की गणना जो है वह पहली बार की गई है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। तो पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने की है। चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में जान ले। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के राज्यपाल हैं केसरी नाथ त्रिपाठी, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। उच्च न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट है। क्षेत्रफल देखिए 88,752 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है यहाँ की 9,12,76,115। लोकसभा सीटें 42 हैं, राज्यसभा सीटें 16 है। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने हाल ही में राज्य के आसपास के 54 विभिन्न स्थानों में अपनी पहली जल पक्षी जनगणना की है। यह पहली जल पक्षी जनगणना है जो की गई है किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल वन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, इसकी शुरुआत की गई है 4 फरवरी 2021 को। कब की गई है? 4 फरवरी 2021 को की गई है। कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में की गई है। और आप यह भी जान लें कि चौरी चौरा की जो ऐतिहासिक घटना है वह कब हुई थी? तो वह हुई थी 4 फरवरी 1922 में। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत 4 फरवरी 2021 में हुई। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में घटित हुई थी। गोरखपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने क्या किया था? थाने में आग लगा दिया था। और थाने में आग लगाने की वजह से 23 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। 20 लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए, 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत रहा है 53वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पहले स्थान पे रहा है नॉर्वे। नॉर्वे पहले स्थान पे रहा है। दूसरे स्थान पे आइसलैंड और तीसरे स्थान पे है स्वीडन। स्वीडन तीसरे स्थान पे है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत 53वें स्थान पर रहा है। इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से यह ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं।
पहले स्थान पे नॉर्वे है, यह आपको बता दिया गया है, दूसरे पे आइसलैंड और तीसरे पे स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस शहर के पीजीआई में देश का पहला एम्प्यूट क्लिनिक खोला गया है? तो देखिए एम्प्यूट क्लिनिक जो है वह खोला गया है चंडीगढ़ में। कहाँ खोला गया है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वह पंजाब और हरियाणा का संयुक्त राजधानी है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, चंडीगढ़ पीजीआई में हाल ही में देश का पहला एम्प्यूट क्लिनिक खोला गया है। इस एम्प्यूट क्लिनिक में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है, जिससे मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनावों में फिर अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए BF के चुनावों में फिर से अध्यक्ष चुना गया है अजय सिंह को। किसे चुना गया है? अजय सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, हाल ही में अजय सिंह ने आशीष सेलार को 37-27 मतों से हराकर BFI का चुनाव जीत लिया है। वे फिर से भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव में अध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव को पिछले वर्ष सितंबर में ही कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसे 2 बार स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस कंपनी ने हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो देखिए हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी जो है वह फेसबुक ने नियुक्त किया है। किसने किया है? फेसबुक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, फेसबुक कंपनी ने हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया। वे कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़े हैं। चलिए अब आपको यह बता दिया जाए कि हेनरी मोनीज इससे पहले क्या थे। तो देखिए हेनरी मोनीज जो थे वह इससे पहले मीडिया कंपनी वाईकॉम CBS इंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी थे। चलिए अब हम फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। तो फेसबुक के जो हैं संस्थापक कौन कहे जाते हैं? तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग जो हैं वह फेसबुक के संस्थापक हैं। फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो देखिए एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत जो है वह की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है वह देखिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय को बढ़ाना। इस गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोल इंडिया ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और परिचालन सुधार के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए कोल इंडिया ने समझौता किया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ। किसके साथ किया है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम कोल इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो कोल इंडिया की स्थापना जो है वह हुई थी 1975 में। कोल इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता और इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। कोल इंडिया के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के अध्यक्ष हैं। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। तो यहाँ देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, परिचालन दक्षता और लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत EESL कोल इंडिया को 460 करोड़ यूनिट ऊर्जा की सालाना खपत में 10 से 15% की कमी लाने में मदद करेगी। क्या करेगी? 10 से 15% की कमी लाने में मदद करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंग्लैंड क्रिकेट टीम में जो रूट 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिए जो रूट जो हैं वह बन गए हैं 9वें खिलाड़ी, विश्व के 9वें खिलाड़ी बने हैं जो रूट। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के 9वें और इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं। वे 98, 99 और 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कंपनी ने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है? तो देखिए अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप मंगाई है रिलायंस कंपनी ने। किसने मंगाई है? रिलायंस कंपनी ने मंगाई है। चलिए अब हम रिलायंस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें तो यहाँ देखिए रिलायंस कंपनी के संस्थापक धीरू भाई अंबानी कौन है? धीरू भाई अंबानी हैं। रिलायंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह देखिए रिलायंस कंपनी की स्थापना जो है वह हुई थी 8 मई 1973 में। और अभी सीईओ कौन है? तो देखिए मुकेश अंबानी जो है वह रिलायंस कंपनी के सीईओ हैं। कौन है? मुकेश अंबानी। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए रिलायंस कंपनी ने हाल ही में अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगवाई है। रिलायंस कंपनी वर्ष 2035 तक एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है रिलायंस कंपनी? 2035 तक वह एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। रिलायंस कंपनी गुजरात के जामनगर में प्रति वर्ष 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तेल शोधन परिसर संचालित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और किसने नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? यूनिसेफ ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश फार्म एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और नोवावैक्स की आपूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। चलिए अब हम यूनिसेफ के बारे में जान लें तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी दिसंबर 1946 में 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूनिसेफ का मुख्यालय है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने हाल ही में नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। समझौते के तहत टीकों की 1.1 मिलियन खुराक तक लगभग 100 देशों की पहुंच होगी। कितने देशों तक पहुंचाई जाएगी? 100 देशों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है? तो देखिए भारत और बहरीन के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत और बहरीन के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है। बहरीन के बारे में जान लेते हैं तो बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन में बोले जाने वाली राजभाषा है अरबी और अंग्रेजी। बहरीन के राजा हैं नरेश अब्दुल बिन हमास। बहरीन के प्रधानमंत्री हैं अल बकर बिन सुलेमान और शाही राजकुमार है सुलेमान इन हामद। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए भारत और बहरीन के बीच हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है, जबकि इससे पहले जुलाई 2018 में दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया था। तो आज का ये डिस्कशन यही समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।